Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. So today we are going to discuss the previous year questions from the chapter Acid, Bases and Salts. I hope that you have seen the previous videos जहाँ पर मैंने carbon and its compounds, metals and non-metals के PYQs करवाए थे. My dear students, keep practicing because this is the last moment and you need a lot of practice before your examination. So without wasting a single second, let's begin with our class. See, moving on with the very first question, which says, match the column, right? So whenever you are given match the column, सबसे पहले ये identify कीजिएगा कि किसको करना है किससे match, है ना? अब जैसे आप देखेंगे, तो column A is actually asking about acids, right? And column B is giving you the substances जिसमें कि वो एसिड्स मौजूद होते हैं, राइट? तो बताओ, चलो साथ में करते हैं. डोंट लुक इनटू द आंसर, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट. लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? कर्ड में होता है, कर्ड मैच कर लेंगे. एसिडिक एसिड कहाँ होता है? विनेगर में होता है. सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? खट्टी चीजों में होता है, दैट मीन्स लेमन, सिट्रिक एसिड लेमन. एंड ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है? टमेटो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, see again it's a match the following questions. Now ये क्वेश्चन आपको करने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफिकेशन, लाइक दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर सॉल्ट प्रिपरेशन टॉपिक, है ना, जहाँ पे एक सॉल्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं. तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीओपी, विच इज यूज्ड इन रिपेयरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, राइट? और कुछ आर्ट्स, मतलब आर्ट भी बहुत प्यारी प्यारी बनाई जाती है. व्हाइट कलर का सरफेस होता है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O. अब इसको पढ़ोगे कैसे, देखो, कैल्शियम सल्फेट, ये डॉट के बाद कैसे पढ़ते हैं? हेमी, हाफ स्टैंड्स फॉर हेमी. एंड वाटर के लिए क्या बोलोगे? हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट. जिप्सम मैच कर लेते हैं. व्हाट इज जिप्सम स्टूडेंट्स? इट्स कैल्शियम सल्फेट अगेन, बट यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफर कर रहा है बेटा. देखो यहाँ पे सिर्फ हेमी हाइड्रेट था, सिर्फ हाफ H2O था, है ना, बट यहाँ पे डाई है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, है ना. ब्लीचिंग पाउडर, मैम ब्लीचिंग पाउडर ये रहा, CaOCl2, which is calcium oxychloride, calcium oxychloride. स्लेग लाइम, ये तो बहुत इजी था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों के फॉर्मूलाज डिफरेंट है, दोनों के नाम डिफरेंट है ना. इसको ध्यान से करना एकदम. चलो आ जाओ, इसको करते हैं. नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंटस्टिंग. एंटस्टिंग मीन्स चीटी, चीटी जब काटती है तो वो कौन सा एसिड होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको, है ना. चलो आ जाओ. तो केमिकल फॉर्मूला इज बेसिकली HCOOH. व्हाट इज दैट? विच एसिड इज दैट? इट्स फॉर्मिक एसिड, और यू कैन कॉल इट एज मिथेनोइक एसिड. देखोगे इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है. 1 कार्बन इज ऑलरेडी देयर इन द फंक्शनल ग्रुप. मिथ, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ, ठीक है. कार्बन कितने बॉन्ड्स टोटल बनाता है? 4. तो देखो 1 2 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसको हम हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल करेंगे. अब देखो इसका फॉर्मूला बन गया, देखो HCOOH. अब एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा और ये रहा हाइड्रोजन, इसी से बना मेरा HCOOH, which is also referred to as methanoic acid. फिर क्या पूछ रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन? ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंटस्टिंग. क्या करेंगे बेटा, अगर मान लेते हैं कि एंटस्टिंग अगर होती है तो कैसे उसको रिलीव करेंगे, है ना. अब जैसा कि आपको पता चल चुका है कि इसमें होता है एसिड, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस से करेंगे मैम, बेस से करेंगे. तो कोई एक माइल्ड बेस हम चूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा ले लिया हमने,
है ना, या फिर कैलामाइन लोशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया। अभी मैंने बताया था कि अगर एसिड से कोई भी चीज, अगर कोई भी बर्न होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अगर एसिड से, तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है बेस के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे, सो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। डन, मूविंग अहेड, सी राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, अब इतनी सारी चीजें हैं, कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट इसी सेक्शन में होता है। आपसे वॉशिंग सोडा पूछा है बेटा, ध्यान देना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2 एंड दिस विल बी टोल्ड एज 10 को क्या बोलोगे? बोलो, डेका बोलोगे। H2O के लिए मैंने अभी बताया था हाइड्रेट, क्या कहेंगे? हाइड्रेट। एंड दिस इज सोडियम एंड दिस इज कार्बोनेट, सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विल बी देयर। हो गया, चलो आ जाओ। हाउ मे इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा? अब देखो, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि बेकिंग सोडा से बनाना है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब जब क्वेश्चन में लिख ही दिया है बेकिंग सोडा से बनाना है, तो तुमने सोचना ही नहीं है, तुम खुद से यहाँ पे बेकिंग सोडा लगा दोगे। सी, baking soda NaHCO3 which is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको हीट कर देना, कुछ नहीं करना, बस इसको हीट करना है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिर्फ हीट करने से तुम्हारा काम हो जाएगा। दिस विल बी Na2CO3 प्लस H2O। और मैंने एक चीज याद करवाई है कि जब भी कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई और सोचना ही नहीं है, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, है ना। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इज देन क्रिस्टलाइज्ड। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, देखो ये देखो, यहाँ इससे मैच करना। Na2CO3 Na2CO3 यहां तक मिल गया। इसके बाद हमें बनाना है 10H2O। अब मैम वाटर, वाटर क्योंकि ये देखो ये तुम्हारा एनहाइड्रस फॉर्म है, इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? पानी से रिएक्ट करवाओ या फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाओ। तो हम इसको क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज करवाएंगे विथ वाटर टू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3.10H2O। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम मॉलिक्यूल से रिमूव भी कर सकते हैं। आप उसको हीट कर देना, सबसे पहले पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कंपाउंड ब्रेक बाद में होता है। पहले क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है, फिर क्या होता है? उसके बाद कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले कंपाउंड टूट जाएगा और फिर पानी, नहीं, नेवर एवर, है ना। वन इंडस्ट्रियल यूज अदर देन वॉशिंग क्लोथ्स, देखते हैं। नेम एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वॉशिंग सोडा अदर देन वॉशिंग क्लोथ्स। अब सबको पता है कि मैम वॉशिंग सोडा से तो क्लोथ्स वॉश करते हैं, तो इसके अलावा ही कोई क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, ये थोड़ी पूछेगा कि ये इसमें, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये सबको याद रहती है। आपको इसके अलावा जो चीज याद रखनी है वो ये है कि यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास की चीजों, पहले तो ग्लास बनेगा ना, उसके बाद ग्लास की चीजें बनती है ना। सोप भी और पेपर, एनी वन इज सफिशिएंट। आपको तीनों बता दिया गया है, आप तीनों में से जो एक याद रख पाए, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, ये हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सॉल्ट प्रिपरेशन का आखिरी केमिकल था। आप अगर बुक ओपन करके रखे होंगे, आखिरी केमिकल पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैसे होता है? जिप्सम से होता है। कैसे होता है? जिप्सम, जिप्सम। अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैचिंग में भी इसको पढ़ा था, है ना। जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग when mixed with a proper quantity of water। अब इसको देखो, दो तरीके से सेंटेंस पढ़ रहे हैं बच्चे। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, इस कंपाउंड के पास ये प्रॉपर्टी है, जिप्सम की ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड, जो इससे बनाया गया उसके पास प्रॉपर्टी है ना। डोंट कंफ्यूज विद द टर्म्स पीपल, है ना। हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्या कंपाउंड बनेगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम सेइंग gypsum, gypsum
उससे ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो पीओपी हम यूज करते हैं ना, वही पीओपी जो आप जानते हैं हमेशा से, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, याद रखना है। ठीक है, और पता है इसके फॉर्मूले में ना सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, सिर्फ माइनर। इसमें होता है 2H2O। मैम ये क्या है? ये है जिप्सम। इसको जैसे ही मैंने हीट करा ये ब्रेक कर जाएगा। और देखो, समझने वाली बात यहाँ पर है कि जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना बेटा, तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ढंग से पढ़ लेना। ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, बट फॉर्मूला में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आया है। जहां पर जिप्सम में 2 थे, यहाँ पर सिर्फ हाफ है। ठीक है, और बाकी कहाँ गए मैम? 3/2 कहाँ गए? उड़ गए बेटा, इवेपोरेट हो गए, है ना। ये क्रिस्टल में नहीं आ पाए, ये चले गए रिएक्शन में। इस कंपाउंड के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, और क्या पूछा है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो कर ही दिया हमने। अच्छा, टेम्परेचर ध्यान में रख लीजिएगा। कई बार सीबीएसई आपको ना सेल्सियस में टेम्परेचर पूछ लेती है, कई बार केल्विन में भी पूछ लेती है। तो इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप याद कर लीजिएगा 100 to 100 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं ये रिएक्शन, या फिर केल्विन में अगर हम करेंगे तो 373 से 393 केल्विन तक आप कर सकते हो। ठीक है, अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन हो गया। फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स? अभी मैंने बताया था ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने के लिए। कहीं भी अगर फ्रैक्चर होता है तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि एक वाइट कलर की पूरी लेयर चढ़ाई जाती है ना। एंड व्हाई इट्स एक्चुअली डन बिकॉज, क्योंकि आपको वो वाला हिस्सा, उस बोन का हिस्सा आपको मूव नहीं करना होता है ना। तो उसके लिए एक हार्ड सब्सटेंस चाहिए जो आपकी बोन को एक स्ट्रेट पोजिशन में रख सके, एंड यू मे गेट अ प्रॉपर हीलिंग आफ्टर सम टाइम, है ना। तो देखो, इट इज यूज टू मेक कास्ट फॉर इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, हेल्पिंग देम। इमोबिलाइजिंग, मोबिलाइज करना मतलब मूव करना, बट आपको मूव तो करना नहीं है, तो इसका आप अपोजिट यूज करोगे विच इज इमोबिलाइजिंग, है ना। हेल्पिंग देम हील इन द करेक्ट पोजिशन। ऑल राइट, moving ahead with the next question. Blue litmus solution is added to 2 test tubes. देखो, क्वेश्चन में ना जब भी आपसे पूछता है 2 टेस्ट ट्यूब्स अलग अलग, तो आपको एक माइंड में फिक्स कर लेना है कि 2 डिफरेंट रिएक्शंस बोले जा रहे हैं, है ना। कभी भी एक कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड आप मिक्स कर दोगे तो वो दोनों ही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। आपको डिफरेंटली रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, इसलिए बोला गया है 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, ए एंड बी, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। दैट मींस ए में HCl होगा, डाइल्यूट HCl होगा। जो पहले लिखा है ना, ये ए पहले लिखा है तो ये कंपाउंड पहले वाले में जाएगा, ठीक है। और बी में ये जाएगा NaOH, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक। तो ए में मेरा HCl था और बी में मेरा NaOH है, हालांकि डाइल्यूट ही। In which test tube will a color change be observed? State the color change. बेटा आप लोगों ने इंडिकेटर्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, एक नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, है ना, और उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। अब जब लिटमस पेपर की हम बात कर ही रहे हैं तो वी नीड टू ऑब्जर्व कि लिटमस पेपर, ऑब्वियस सी बात है, एसिड में अलग कलर शो करता है और बेस में अलग कलर शो करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सॉल्यूशन में सिंपली लिटमस पेपर को डिप कर दीजिए, व्हाटएवर इज द कलर चेंज आप वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एसिड था, कौन सा बेस था, है ना। देखो, कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। क्यों? रीजन बताओ। हमेशा जब भी केमिस्ट्री पढ़ो ना, आस्क क्वेश्चंस, व्हाई इज इट हैपनिंग। टेस्ट ट्यूब ए में HCl रखा था तो कलर चेंज हो गया, मतलब ब्लू से रेड हो गया। दैट मीन्स एसिड्स में कलर चेंज क्या होता है? ब्लू से रेड। और बेसिस में इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, देखो, रेड से ब्लू, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हमें तो ना इसका आगे पीछे हो जाता है, कभी रेड का ब्लू को ब्लू का रेड कर देते हैं और आगे पीछे हो जाता है।
तो एक थोड़ा सा बस ट्रिक बता सकते हैं इस चीज को लेकर के। देखो बेसिस बी से शुरू हो रहा है, तो इसका कलर चेंज बी से शुरू नहीं होगा, आर से शुरू होगा। ठीक है, आर से बी, बस इतना ट्रिक आप याद रख लोगे तो इसका पलट के तो आ ही जाएगा, है ना, इजी। Dilute HCl is an acidic solution. Acids turn blue litmus red, whereas MaOH is a base and does not change color of the blue litmus. लेकिन ये रेड लिटमस का कलर जरूर चेंज कर देगा, अभी बताया रेड से ब्लू हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। अब देखो ऑब्जर्वेशन, कभी भी सीबीएसई विल नॉट आस्क यू कि तुम आराम से एक रिएक्शन लिख दो। इट विल गिव यू सिनेरियोस, इट विल गिव यू एक्सपेरिमेंट्स, है ना। हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये, अब बताओ क्या था, एक्स क्या था, वाई क्या था, जेड क्या था। तो द थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रीडिंग दिस सब्जेक्ट इज दैट यू नीड टू ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट्स वेरी केयरफुली। अब आप बोलोगे मैम हमने तो देखी नहीं है चीजें, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम बेटा, बट आप उसको इमेजिन तो कर सकते हो ना, विजुअलाइज तो कर सकते हो ना, दैट्स इन योर ब्रेन, दैट्स इन योर पार्ट। तो आप सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कर लोगे ना तो आपको इजिली याद रहेगी चीजें, है ना। देखो, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मतलब मैंने क्या लिया सबसे पहले बताओ तो, 2 ml लिया है HCl, dilute hydrochloric acid, it's added to 1 gram of sodium carbonate. Formula of sodium carbonate Na2CO3. फाइन, ओके। अब देखो, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया है, चलो कोई नहीं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि ये रिएक्शन इन्वॉल्व्ड है, मतलब जरूर जरूर इन दोनों ने बीच में आपस में रिएक्शन किया है ना। तो आपको रिएक्शन, दैट मीन्स आप पहले रिएक्टेंट्स लिखना फिर प्रोडक्ट्स लिखना। तो रिएक्टेंट्स तो क्वेश्चन में ही मिल गया हमें, कौन कौन से रिएक्टेंट्स थे, HCl था और सोडियम कार्बोनेट था। देखो यहाँ पे HCl और सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इसका रिएक्शन होगा कैसे, कैसे होगा, देखो Na और Cl ये आपस में मिल गए, डन। अभी अभी सिखाया था कार्बोनेट्स को अगर तुम रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। एक प्रोडक्ट तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने याद ही कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा कार्बोनेट्स के रिएक्शन में, है ना। क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, यहाँ पे एक और बचा हुआ है ना, तो क्या बन गया, वाटर, एज सिंपल एज दैट। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ कि नहीं हुआ, देखो। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज है कि इसका टेस्ट करेंगे कैसे। अब मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, मैंने याद कर रखा है रिएक्शन। अब तुमसे पूछे बताओ कैसे, हाउ, है ना, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पता चला। तो उसका एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं, तो लाइम वाटर ना मिल्की बन जाता है ना, मतलब व्हाइटिश मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। बस दैट्स द ओनली टेस्ट यू नीड टू रिमेंबर, है ना। द गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की इफ पास थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask. क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड। सबसे पहले पढ़ो और लिखते जाओ क्या क्या है। कॉपर ऑक्साइड था, लिख लिया कॉपर ऑक्साइड, डन। फिर क्या ऐड किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वेश्चन में लिखा है विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग ही ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जब इसने ये परफॉर्म किया होगा रिएक्शन तो उसने कलर चेंज ऑब्जर्व किया, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप रिएक्शन लिखोगे ना तो पहले रिएक्टेंट्स लिख लिया। अब कैसे इसके हो, देखो कॉपर ऑक्साइड का CO था, डन। HCl का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब देखो कैसे रिएक्शन करवाना, कॉपर और क्लोरीन, क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बना। H और O, हालांकि दो हाइड्रोजन है तो H2 और एक ऑक्सीजन बन गया। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट्स आखिरकार लिखने कैसे हैं, है ना। सबसे पहला वीडियो जब मैंने बनाया था तो वहां पर मैंने सिखाया है कि किसकी वैलेंसी क्या होती है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आखिर लिखते कैसे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे सिखाया था, कॉपर +2, है ना। चलो मान लो इसका कर लेते हैं, क्लोरीन का -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो कॉपर के नीचे 1 आ रहा है
1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक कॉपर है ना। ये क्या है, क्लोरीन। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है, 2, तो बन गया मेरा कॉपर क्लोराइड। दैट्स द वे ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज, है ना। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसका एक और पार्ट था ना, एक और पार्ट था, देखो। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा involves electrolysis of an aqueous solution of compound X. ठीक है। In this process, two gases Y and Z are liberated. आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। जब भी आपको बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करना है बेटा, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ऐसा है प्रिपरेशन जहां पर आपको ये एक्वस NaCl का ब्राइन सोल्यूशन लेना होता है और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी होती है, और ये बहुत फेमस इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। ये सबसे पहला सॉल्ट प्रिपरेशन में सबसे पहला कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पता चल गया क्लोर एल्कली प्रोसेस है, बस क्लोर एल्कली प्रोसेस का इक्वेशन लिखना है। इसके बाद कौन सी गैसेस इवॉल्व होगी, देखो एक तो होगी हाइड्रोजन, एक होगी क्लोरीन। मैम एल्कली क्यों, जरूर उसमें एक एल्कली बन रहा होगा, कौन सी एल्कली बन रही है, विल सी इन अ व्हाइल। फिर क्या बोल रहे हैं, विच इज लिबरेटेड एट एनोड ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम फॉर्म्स कंपाउंड बी। मतलब जो मेरे पास ये था, कौन सी गैस थी, जेड गैस थी, वो एनोड पर मिल रही है, मतलब जेड वाली गैस मेरे पास एनोड पर मिल रही है। ये वाली गैस अगर मुझे पता चल जाए तो ही मुझे कंपाउंड बी पता चलेगा ना, क्योंकि ये गैस के साथ ही तो रिएक्ट करके बना रहा है, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस का पहले इक्वेशन लिखो, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम कर सकते हो एकदम आराम से। फिर फॉर एग्जाम्पल तुमने ये ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, अभी बताया था मैंने ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कर ली इलेक्ट्रोलिसिस। चलो गैस एक तो मेरे पास क्लोरीन होगा, क्योंकि नाम प्रोसेस का क्या था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम से समझ में आ रहा है कि क्लोर है, क्लोर किसके लिए यूज होता है, क्लोरीन के लिए। तो एक गैस तो मुझे पता चल गई क्लोरीन है, दूसरी गैस कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। और एल्कली क्यों जरूर कोई एल्कली बन रहा है उसमें। अब एल्कली जो बन रही है ना बेटा, वो होती है NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेरे पास 3 कंपाउंड्स बन गए, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा क्लोरीन, ठीक है। अब X तो मेरे पास था ब्राइन सोल्यूशन, वो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, NaCl जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो X तो हमें पता चल गया। Y विल बी एट कैथोड। मैम आपको कैसे पता चल रहा है कि Y कैथोड पे होगा, क्वेश्चन लिख के तो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन ने लिख के तो दिया है कि Z एनोड पे है, तो बचा कौन बचा, Y बच गया। तो Y तुम्हारा कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। क्वेश्चन में ही आधे से ज्यादा हिंट्स तुमको मिल जाएंगे। अब देखो, अब क्लोरीन के साथ एक और जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, विच इज द प्रिपेरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये मैंने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ, एक सिंगल कंपाउंड बनेगा बेटा। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन which will be formed as calcium oxychloride CaOCl2। ये ही मेरा है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एंड वाटर विल बी रिलीज्ड, हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे लिख दिया हमने वैसे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी इट्स अ एंटायर सेटअप। अब बच्चे बेचारे बड़े प्यारे बच्चे हैं, डर जाते हैं एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर। आप पढ़ा करो क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन सिर्फ कहानियां मिलती हैं आपको केमिस्ट्री की, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, आप आराम से इसको पढ़ना लाइन बाय लाइन, यू विल अंडरस्टैंड। जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का है उससे ही तो क्वेश्चन बनाया है ना, तो आप आराम से पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सी चलो आओ करते हैं साथ में। pH इज मेजर्ड यूजिंग अ pH मीटर। मैम व्हाट इज pH मीटर, लिखा तो है pH is measured using a pH meter। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
which comprises a detecting unit consisting of a pH sensitive glass electrode and an indicating unit. तो पहला मेरे पास था एक तो डिटेक्टिंग यूनिट जो मुझे डिटेक्ट करके बताएगा उसका पीएच, ठीक है, और ग्लास इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, एंड एन इंडिकेटिंग यूनिट. इंडिकेटिंग यूनिट दैट मींस इंडिकेटर है, कुछ ना कुछ शायद एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल, कोई भी उसकी पीएच है वो अपने हिसाब से कलर बताएगा. To measure the pH of a solution, the glass electrode is dipped into the solution. मतलब देखो ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसी को मैंने डिप किया, ये डबल सेटअप नहीं है बेटा, ये इसी को डिप किया हुआ सेटअप है. ध्यान देना, ये वाली चीज और ये वाली चीज इसमें डिप करी हुई, ये सेम चीज है, इसको डिप करके दिखाया है बस इसमें, है ना. pH is displayed on the screen of the indicating unit. कहाँ है भाई इंडिकेटिंग यूनिट हमारा, ये रहा, यहाँ पे हमारी pH डिस्प्ले होगी. Before measuring the pH of another solution, that means क्वेश्चन अभी बोल रहा था कि हम pH मेजर करने जा रहे हैं, बट यहाँ पर अनदर सोल्यूशन बोला है, मतलब किसी दूसरे का अगर हमने pH जो मेजर करना है. द ग्लास इलेक्ट्रोड इज रिंस्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर. ऑब्वियस ही बात है, एक केमिकल का काम हो चुका है, उसका काम हमने टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप उसको हटाओगे ना, उसके बाद ही दूसरा डालोगे उसमें, कि उसी में डाल दोगे, नहीं, रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर, है ना. तो पहले हम इसे रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उसको ड्राई भी करेंगे. वाई? बिकॉज कई बार वाटर भी चीजों को यहाँ वहां कर देता है, डाइल्यूट कर देता है कई बार, है ना. ड्राइड केयरफुली विथ टिश्यू पेपर, ठीक है. How is the pH reading of the second solution likely to be affected if the glass electrode is not dried with tissue paper in the following cases? कहानी तुम्हें ये समझ में आ रही होगी कि तुम्हें बता दिया गया कि pH को रीड कैसे करते हैं. अब तुमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर तुमने ड्राई नहीं किया, क्या नहीं किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट ड्राइड विथ टिश्यू पेपर. तुमने ड्राई नहीं किया, तुमने डिस्टिल्ड वाटर जो था उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, ड्राई नहीं किया, तुमने सोचा पानी ही तो है, छोड़ो जाने दो, ड्राई नहीं करते हैं, ठीक है. क्या होगा इन दोनों केसेस में? केस 1, इफ द सेकेंड सोल्यूशन बीइंग मेजर्ड इज एसिडिक इन नेचर एंड इफ द सेकेंड सोल्यूशन बीइंग मेजर्ड इज बेसिक इन नेचर. बेटा पानी का काम क्या होता है? क्या होता है पानी का काम? डाइल्यूट करना, है ना. डाइल्यूट मीन्स जितने अमाउंट में H प्लस आयंस थे उस अमाउंट को बढ़ा देना, है ना. देखो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं अब. इफ द ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट ड्राइड विद टिश्यू पेपर आफ्टर रिंसिंग, अ थिन फिल्म ऑफ डिस्टिल्ड वाटर रिमेन्स ऑन इट. थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा. दिस डाइल्यूट्स द सेकेंड सोल्यूशन. देखो बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि अगर पानी रह गया और उसमें तुमने एसिड मिलाया, ठीक है, तो एसिड डाइल्यूट ही हो जाएगा ना. एसिड तो वो नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, वो तो डाइल्यूट हो जाएगा. इतना सा, बस इतना सा सोचना था तुम्हें इतने बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. सिर्फ एक लाइन सोचने से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. एक लाइन तुमने अगर सोच ली ना तो तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो, इफ द सेकेंड सोल्यूशन इज एसिडिक, the solution becomes slightly diluted, so the concentration of hydrogen ions decreases. dilute होगा तो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा, हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे. द pH रीडिंग विल बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू. अब देखो जब आप pH स्केल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है 0. वाओ, कलर ही नहीं चेंज हुआ, बताओ. देखो ये 0 होता है, यहाँ होता है. देखो क्या हो क्या रहा है इसके साथ, कुछ तो हो रहा है बेटा. आज लगता है ये pH स्केल नहीं पढ़ाने देगा मैम को. चलो कोई नहीं, अब हो जाए. 14 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, ठीक है. यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से स्केल देख लो एक बार. 0 to 7 एंड 7 to 14. 7 से पहले क्या होता है? एसिड. और 7 के बाद क्या होता है बेटा? बेस. और ये मेरा जो 7 वाला पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल है, ये ना एसिड है ना बेस है. मान लो तुमको ये बताया गया कि pH रीडिंग विल बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू. 0 की तरफ अगर तुम इधर मूव करोगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. कैसी हो जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी. मतलब अगर किसी का pH 0 है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है.
अब मैं बोल रही हूँ कि डाइल्यूट करना है, तो उसकी एसिडिटी कम होगी। कम होगी मतलब क्या होगा, पीएच यहां पर आ जाएगा, मतलब पीएच का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आपको देखना है। कैसे, अपोजिट देखना है। 0 पे बहुत ज्यादा एसिडिक है, मैंने पानी मिला दिया था उस वाले केस में, तो कम एसिडिक हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो, पीएच रीडिंग विल बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू। लेस एसिडिक हो जाएगा ना वो, क्योंकि उसमें पानी ऑलरेडी था, हमने ड्राई किया नहीं था। अब दूसरे केस में हमने क्या लिया था, बेसिक। अब बेसिक का केस ऐसा है कि आप जब 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मतलब अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच 14 है तो वो बहुत बेसिक, एकदम स्ट्रांगली बेसिक है ना। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक है। चलो पानी मिला दिए मैम, पानी मिलाते हैं ना ड्राई, क्योंकि वैसे भी हमने किया नहीं था क्वेश्चन में। अब बेचारा यहाँ पे था, इसमें पानी मिला दिए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब बेचारा यहाँ खसक के आ जाएगा। इसकी पीएच वैल्यू इधर आ गई, इसकी पीएच वैल्यू यहाँ। तुमको नहीं लग रहा कि डाइल्यूशन से हम लोग न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एसिड भी अपनी वैल्यू को न्यूट्रलिटी की तरफ पुश कर रहा है, और बेस भी अपनी वैल्यू न्यूट्रलिटी की तरफ पुश कर रहा है ना। तो द पीएच रीडिंग विल बी लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। देखो 14 बड़ा वैल्यू है, 14 के पहले वाली वैल्यू तो ये छोटी होगी, है ना। कंक्लूजन, सिर्फ यू नीड टू रिमेंबर, not drying the electrode causes the pH value to shift towards neutral in both acidic and basic solutions, है ना। Things to remember, dilution से strength कम होती है और चीजें न्यूट्रलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगती है। चाहे वो कितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग रहे, पानी के साथ मिल करके वो हमेशा डाइल्यूट हो जाएगा बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। To prepare a salad dressing, Parag added a solution of sodium chloride in distilled water. देखो, सोडियम क्लोराइड कौन, NaCl, in distilled water to vinegar, ठीक है मैम, विनेगर में मिलाया है। What will be the pH change and what will be the acidity? दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। देखो, when a solution of sodium chloride in distilled water is added to vinegar, no chemical reaction takes place. कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, पीएच ऑफ द विनेगर, पीएच इंक्रीजेस स्लाइटली, मूव्स टुवर्ड्स न्यूट्रल, पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में क्या डाला था, NaCl। और अभी अभी बताया था डिस्टिल्ड वाटर का काम क्या होता है, डाइल्यूट कर देना। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एसिड गेट्स डाइल्यूटेड। acidity of the vinegar, the acidity decreases due to the reduced concentration of acidic acid. मैम रिड्यूस कैसे हुआ, डिस्टिल्ड वाटर की वजह से रिड्यूस हो गया। अगला क्वेश्चन, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। दो कंपाउंड्स है हमारे पास, calcium carbonate, which is nothing but CaCO3, which is added to dilute hydrochloric acid, which is HCl, in a test tube. What observation will be made? क्या होगा, आज पहले रिएक्शन लिखते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आओ, CaCO3 HCl, चलो करते हैं। CaCl2 बन गया, कार्बोनेट का रिएक्शन क्या इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है मैम, हो गया ये भी। एक H बचा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन बचे हुए हैं, क्या बनेगा, वाटर, एज सिंपल एज दैट। अभी तक मुझे लग रहा है रिएक्शन समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। क्या पूछा है, व्हाट ऑब्जर्वेशन विल बी मेड, ओके। नेम द गैस इवॉल्व, पहले गैस आइडेंटिफाई करो तभी ऑब्जर्वेशन बता पाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है बेटा, बबल्स का फॉर्मेशन, जैसे केमिस्ट्री के टर्म्स में हम उसको कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या कहते हैं, brisk effervescence। देखो, brisk effervescence is observed due to the evolution of gas evolved as carbon dioxide। टेस्ट मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ। A student adds dilute hydrochloric acid to sodium carbonate, ओके, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट लिया, पिछले वाले में कैल्शियम कार्बोनेट था, है ना, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, फाइन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, चलो इक्वेशन फटाफट पहले से लिख लेते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, देखो ऐसे ही करना, NaCl कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बच गया, H2O, डन। नेम द गैस इवॉल्व्ड, गैस अभी अभी देखी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफिकेशन अभी बताया था, लाइम वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो मिल्क ही बन जाएगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा है, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड, ये कौन है बेटा, एसिड, और ये क्या है बेटा, कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स देख रहे हो। सॉल्ट एंड वाटर किस में बनता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता था, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest a safe procedure of diluting a strong concentrated acid. One of the important questions that may be asked to you in give reasons format, है ना, give reason why it happens, क्यों ऐसा होता है, रीजन दो, है ना। देखो प्रोसीजर क्या है, अब बात ये है कि डाइल्यूट करना है, मतलब पानी मिलाना है। हम पानी में एसिड डालना है क्या, कि एसिड में पानी डालना है, दो चीजें हैं। अब दोनों में से कोई एक ही सेफ हो सकता है ना। तो सेफ प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं, आइए। अच्छा, ये ना आप सिर्फ क्वेश्चन की तरह याद मत करना, जब आप लैब में एंटर करो तो ये चीज का ध्यान रखना कि डाइल्यूशन कैसे करना है ना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, किसमें एसिड स्प्लैश कर जाता है कई बार, अगर कॉन्सेंट्रेट करके आपने अगर उसको नहीं किया है डाइल्यूट, तो कई बार ऐसा होता है कि यू हैव केप्ट योर बीकर वेरी क्लोज टू योर फेस, है ना, कई बार चीजें स्प्लैश कर जाती है ऐसे, एसिड में कम आउट डायरेक्टली, है ना। तो इस चीज को बहुत प्रिसिजन के साथ करना है, बी लाइक सेफ वाइल डूइंग दिस। सेफ प्रोसीजर, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली, एक साथ नहीं डाल देंगे एसिड को, स्लोली धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूशन करना है, स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है। कभी भी वाटर, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, पता चला एसिड लिया है पानी ऊपर से डाल रहे हो, दैट्स अ रॉन्ग वे, है ना। पानी पहले लेना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ डालना, दैट्स द सेफ वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। चलो, क्यों मैम, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि स्प्लैशिंग हो सकती है या फिर बर्न्स भी हो सकता है। अगला, ठीक है, नेम द सॉल्ट फॉर्म। अच्छा, नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, NaOH बेस है, एसिड बेस सॉल्ट बनाता है। देखो H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, देखना, ध्यान देना इस पर, देखना ऐसे, Na2SO4 हुआ, ये और ये क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, H2O बन गया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सॉल्ट मिल गया हमें। ओके, राइट इट्स पीएच, सॉल्ट की पीएच क्या होती है बेटा, आप लोगों ने याद कर रखा होगा, न्यूट्रल होती है, बट नॉट ऑलवेज। अगर मेरे पास न्यूट्रल पीएच है, दैट मीन्स मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तब जाकर के पीएच मेरी न्यूट्रल आई है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लोगे तो, वीक बेस ले लोगे तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लोगे तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर तरीके से टोटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। चीजों का ध्यान रखना है बेटा। अगला, ड्राई HCl गैस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बाय, गैस भी ड्राई ली है, लिटमस पेपर भी ड्राई लिया है, वाटर कहीं नहीं है। याद रखेंगे कि बिना पानी के एसिड एसिड नहीं रहता है ना, उसको वाटर चाहिए। वाटर क्यों चाहिए मैम, बिकॉज इट नीड टू आयोनाइज। कोई भी एसिड है वो किस में आयोनाइज होता है, हाइड्रोजन आयंस, किसमें होता है,
हाइड्रोजन आयंस में होता है। रीजन, ओके, HCl shows acidic nature only in the presence of water, याद रखना है बेटा। अच्छा तुम इसमें ना एक और वेरिएशन आता है क्वेश्चन में, देखो क्या, आपने ड्राई HCl लिया लेकिन लिटमस पेपर मॉइस्ट ले लिया। अब मॉइस्चर तो है, पानी तो है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ ठीक ठाक रिएक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों ही ड्राई ले लोगे बेटा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, चेंज नहीं होगा। ड्राई HCl गैस डज नॉट प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्राई HCl गैस डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज नॉट अफेक्टेड, लाइक इट विल नॉट अफेक्ट ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू से रेड कलर चेंज नहीं होगा। एक चीज मैं बताऊं, अगर जैसे मान लो HCl लिया, किस में ब्रेक करेगा, H प्लस Cl माइनस, दोनों आयंस में टूट जाएगा। बट ये जो H प्लस है ना, ये फटाफट पानी के मॉलिक्यूल के साथ दोस्ती कर लेगा। कैसे कर लेगा, देखो H प्लस आयन था, वाटर मॉलिक्यूल इसको बड़ा पसंद है तो इसके साथ फ्रेंडशिप करेगा ये बढ़िया से जाकर के। फ्रेंडशिप होने के बाद जो ओवरऑल आयन बनता है ना, उस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम, स्पेलिंग इज ओवर हियर, हाइड्रोनियम आयन। देखो कैसे लिखना है, H2 था, काउंट करना, हाँ तुम खुद से काउंट करना, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए, H3 हो गए ना। तो H3, एक ऑक्सीजन था, हाँ मैम था, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। ठीक है, डन। चलो अगले पे चलते हैं, चलो चल ही गए, we have like already completed our session. So my dear students, I hope that you have watched the session very carefully and you would have understood it also, है ना। मेक श्योर कीजिएगा बेटा कि आप क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करें, है ना। देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड टू यू, राइट, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम माय डियर स्टूडेंट्स। आई नो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ साथ में मैनेज करके करना है, बट माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से अगर आपने टाइमली टाइम टेबल बना करके अगर पढ़ा तो सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से होंगे बेटा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेहनत थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी नियर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि फैमिली बिलीव्स इन यू कि आप एग्जाम बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक यू बच्चों, स्टे कनेक्टेड विद दृष्टि अकेडमी।